अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेशंस। एक ओवरव्यू लेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेशंस किस तरह से परफॉर्म करता है, कौन कौन से ऑपरेशन उसके हो सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेशंस में सबसे पहले हम जब कोई कंप्यूटर स्टार्ट होता है, कंप्यूटर स्टार्ट होने के बाद किन किन मराहल से गुजरता है, अगर हम उन चीज़ों को देख लें तो हमें थोड़ा सा ऑपरेटिंग सिस्टम्स को समझने में आसानी होगी कि ऑपरेटिंग सिस्टम कब कंट्रोल संभालता है कंप्यूटर की एग्जीक्यूशन में। तो सबसे पहले आपका एक छोटा सा सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम जो कि परमानेंट स्टोरेज डिवाइस रोम के ऊपर, डबल ई प्रोम के ऊपर, ई प्रोम के ऊपर आपका इंस्टॉल्ड होता है, जो कि जो वेंडर जब कंप्यूटर सिस्टम प्रोवाइड करता है तो उसमें बिल्ट इन एक स्टोरेज मीडिया है जिसके ऊपर ये छोटा सा प्रोग्राम जिसको हम बूटस्ट्रैप प्रोग्राम कहते हैं वो इंस्टॉल्ड होता है। जैसे ही आप कंप्यूटर सिस्टम का पावर बटन ऑन करते हो तो बूटस्ट्रैप सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है। बूटस्ट्रैप आपका, जैसे मैं कह रहा हूँ कि रोम से उठ के आता है। सिंपल कोड टू इनिशियलाइज द सिस्टम, लोड द कर्नल। इसके दो मेजर फंक्शंस आप कह सकते हैं। सबसे पहले तो ये सारी की सारी डिवाइसेस को सिग्नल भेज के चेक करता है कि ऑल द डिवाइसेस आर वर्किंग प्रॉपरली। यू कैन चेक दिस, यू कैन टास्क बाय सिंपली आप अगर अपने दूसरे घर के सिस्टम में से रैम थोड़ी सी निकाल दें या उसको प्रॉपरली अटैच ना करें, तो जैसे ही आप कंप्यूटर सिस्टम का पावर बटन ऑन करते हैं तो आपको एक बीप की आवाज़ सुनती है। बेसिकली यही कंट्रोल प्रोग्राम है जो कि सारे डिवाइसेस को सिग्नल भेज के चेक करता है कि सारी डिवाइसेस प्रॉपरली फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं या कि नहीं कर रही। उसके बाद दूसरा काम इसने आपके सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से रैम को ढूंढना है, सॉरी आपके कर्नल को ढूंढना है। कर्नल इज़ द कोर कंपोनेंट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, तो जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर कंपोनेंट है उसको इसने आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से ढूंढ के लोड कर देना होता है उसके ऊपर, रैम के ऊपर, क्योंकि कर्नल इज़ अ रिजाइडिंग प्रोग्राम। ये ऑल द टाइम आपके रैम के ऊपर रहता है। सपोज ये रैम है, ये फर्मवेयर है जिसके ऊपर आपका बूटस्ट्रैप स्टोर्ड है। मैं अगर इसको थोड़ा सा बता सकूँ, ये BS पड़ा होगा इसके अंदर। दिस इज़ द सेकेंडरी स्टोरेज जिसमें आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है, विंडोज सपोज आपने इंस्टॉल किया है। दिस इज़ द रैम। ठीक है जी। तो सबसे पहले जब आप पावर बटन ऑन करते हो तो यहाँ पे जो परमानेंट स्टोरेज है आपका बूटस्ट्रैप प्रोग्राम वो एग्जीक्यूट होता है। वो सारे के सारे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को चेक करता है और उसके बाद वो क्या करता है, सेकेंडरी स्टोरेज से ढूंढता है कि कर्नल कहाँ पे पड़ा हुआ है। ऑपरेटिंग सिस्टम को सेकेंडरी स्टोरेज से उठा के कर्नल को रैम के अंदर वो लोड कर देता है। जब रैम में लोड किया जाता है तो फिर डेफिनेटली कर्नल एग्जीक्यूशन में आ जाता है। फिर कर्नल सारे के सारे कंट्रोल संभाल लेता है, जो भी सपोज प्रोसेस कैजुअलिंग के हैं, मेमोरी मैनेजमेंट के हैं, जो जो भी हम डिस्कस करेंगे थ्रू आउट दिस टेक्स्ट, दिस सेशन या दिस सेमेस्टर आप कह लें। स्टार्ट्स सिस्टम डेमन्स सर्विस प्रोवाइडेड आउटसाइड ऑफ द कर्नल। तो कुछ ऐसे आपके ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर्स भी हो सकते हैं जो कि कर्नल का पार्ट नहीं होते, लेकिन वो भी रिजाइडिंग प्रोग्राम होते हैं जिनको चलना ज़रूरी है, जो कि तो उन सिस्टम के डेमन्स को स्टार्ट करता है। यूटिलिटी प्रोग्राम कह लें या सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि कर्नल के साथ रहते, कर्नल का पार्ट नहीं होते लेकिन रैम में लोडेड रहते हैं, ये उन डेमन्स को चलाता है। उसके बाद कर्नल इंटरप्ट ड्रिवन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर इंटरप्ट बाय वन ऑफ द डिवाइसेस। कर्नल आपका हार्डवेयर ड्रिवन है, जो हमने पहले बात कर ली है पहले काफ़ी डिटेल के साथ, कि हार्डवेयर की तरफ से इंटरप्ट जनरेट होगी या सॉफ्टवेयर की तरफ से इंटरप्ट जनरेट होगी। हार्डवेयर इंटरप्ट बाय वन ऑफ द डिवाइसेस, कोई भी डिवाइस आपकी हार्डवेयर इंटरप्ट जनरेट कर सकती है। यानी कि
कर्नल एग्जीक्यूट होने के बाद अब इंटरप्ट्स को अकोमोडेट करेगा कि वो किसी हार्डवेयर की तरफ से इंटरप्ट आ रही है या कोई यूज़र ने कोई प्रोग्राम चला दिया है, वो प्रोग्राम चल रहा है, सीपीयू ने किसको अकोमोडेट करना है, किसको एंटरटेन करना है, उसके बाद फिर ये सारे का सारा काम कर्नल कर रहा होगा थ्रू द टेक्निक्स ऑफ इंटरप्ट्स। तो हार्डवेयर इंटरप्ट बाय वन ऑफ द डिवाइसेस, कोई भी डिवाइस इंटरप्ट जनरेट कर सकती है। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट एक्सेप्शन और ट्रैप, जो सॉफ्टवेयर की तरफ से इंटरप्ट जनरेट की जाती है उसको हम एक्सेप्शन या ट्रैप कहते हैं। जैसे कि सॉफ्टवेयर की तरफ से किस किस्म की ट्रैप आ सकती है, जिसमें सब यहाँ पे एग्जांपल दी गई है कि डिवीजन बाय ज़ीरो, जैसे मैंने पहले बात की कि सॉफ्टवेयर में कोई इंस्ट्रक्शन आ गई जिसमें डिवीजन बाय ज़ीरो की कमांड थी, तो डेफिनेटली वहाँ पे एक सॉफ्टवेयर एरर इंटरप्ट जनरेट होगी। रिक्वेस्ट फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस, सिस्टम कॉल, कोई भी सॉफ्टवेयर अपना ऑपरेटिंग सिस्टम की किसी भी सर्विस को यूज़ करने के लिए एक सिस्टम कॉल जनरेट करता है। हर ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम कॉल प्रोवाइड करता है कि सपोज़ आपने किसी प्रोग्राम को बंद करने के लिए, जैसे सपोज़ हम लिनक्स की बात करें, किल की कमांड है या एंड की कमांड है, स्टार्ट की है या एग्जैक की कमांड है, फोक की कमांड है, तो ये सारी की सारी आपकी सिस्टम कॉल्स हैं जो कि जिनके थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम की डिफरेंट किस्म की सर्विसेज को यूज़ किया जा सकता है। अदर process problems include infinite loop processes modifying each other और द ऑपरेटिंग सिस्टम। जो दूसरी प्रॉब्लम्स इंक्लूड हो सकती हैं वो जैसे ये बात कर रहे हैं कि इनफाइनाइट लूप हो सकता है, या कोई एक प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम में अमल दखल कर रहा है, उसको अपडेट करने की कोशिश कर रहा है, या फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम की किसी सर्विस को या ऑपरेटिंग सिस्टम की किसी रूटीन को अपडेट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारे के सारे एरर्स हैं। इस केस में जो आपकी इंटरप्ट जनरेट होंगी उनको कर्नल हैंडल करेगा। मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम क्या चीज़ है? ऑपरेटिंग सिस्टम जब चल रहा होगा तो डेफिनेटली अगर एक प्रोग्राम आपका रैम के अंदर लोडेड है तो वो प्रोग्राम या वो प्रोसेस सीपीयू को ऑल द टाइम बिजी नहीं रख सकता। कीप इन माइंड कि किसी भी डिवाइस की एफिशिएंसी उसी वक्त इम्प्रूव होगी, एफिशिएंसी उस वक्त मैक्सिमम होगी अगर आप उसको 100% बिजी रखते हैं। वो बिल्कुल आइडल नहीं बैठता, लेकिन 100% अचीव तो नहीं आप प्रोसेसर से कर सकते, क्योंकि बीच में जब एक प्रोग्राम जाएगा दूसरा आएगा, स्विचिंग टाइम होता है, आईओ की तरफ प्रोग्राम जाता है, वो स्विचिंग टाइम होता है, तो बिजी 100% तो नहीं अचीव हो सकता। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम ट्राई करता है कि मैक्सिमम आप उसको सीपीयू को एग्जीक्यूशन में रख सके ताकि आपकी एफिशिएंसी अच्छी अचीव हो सके, थ्रूपुट अच्छी आए आपके सिस्टम से। इस डायग्राम के अंदर आपको रैम दिखाई गई है, ये उसका ज़ीरो एड्रेस और ये इसका मैक्सिमम एड्रेस है। एक तो डेफिनेटली उसके रैम के अंदर आपका लोडेड होगा ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है जी। एक तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोडेड है इसके अंदर, उसके अलावा यहाँ पे रैम के अंदर एक प्रोसेस को नहीं अपलोड किया गया या एक प्रोग्राम को अपलोड नहीं किया गया, एक से ज़्यादा प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 एंड प्रोसेस 4, चार प्रोसेसर को, जिसको हमने मल्टी प्रोग्रामिंग बैच सिस्टम कहा, कि पूरे का पूरा बैच अपलोड कर दिया है रैम के अंदर। बेसिकली सपोज अगर एक टाइम पे प्रोसेस 1 जो है वो एग्जीक्यूट किया जा रहा था, प्रोसेसर के पास चल रहा था, प्रोसेसर 1 को जाना पड़ा किसी आईओ की तरफ, सपोज कीबोर्ड से आपने वैल्यू लेनी है। अब डेफिनेटली कीबोर्ड से जो इनपुट लेनी है दैट डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द टाइपिस्ट के यूज मैनुअल स्पीड के ऊपर है कि वो कितनी स्पीड से उसका रिस्पॉन्स देता है। सो नॉर्मली आप सेकंड्स के अंदर या 0.5 सेकंड में रिस्पॉन्ड दे देंगे, लेकिन सेकंड और 0.5 सेकंड हमारे लिए फास्टर है, लेकिन कंप्यूटर के लिए बहुत स्लो है। तो उतने टाइम के लिए आप क्यों ना प्रोसेस P1 को कहें कि तुम CPU से निकल जाओ, प्रोसेस P2 एट दैट टाइम रैम से प्रोसेस CPU में अपलोड हो जाए। जैसे ही प्रोसेस P1 अपनी आईओ की रिक्वेस्ट लेता है तो इसको निकाल के दोबारा प्रोसेस P1 पे आया जाए। तो इस तरह से हम प्रोसेसर को ज़्यादा बिजी रख सकते हैं एज़ कम्पेयर कि आपका एक प्रोसेस पूरा चले। अब सपोज़ यहाँ पे एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम ले रहे हैं कि प्रोसेस P1 या प्रोग्राम 1 जो था उसको
प्रोसेसर चाहिए था, वो 10 सेकंड उसका टोटल एग्जीक्यूशन टाइम है, उसको 1 सेकंड चाहिए था पहले प्रोसेसर के लिए, और उसके बाद उसको 10 सेकंड चाहिए आइडली, 10 सेकंड उसको चाहिए आयो के लिए। अब 1 सेकंड प्रोसेसर चलेगा, उसके बाद वो बाहर आयो की तरफ चला जाएगा, आयो से सर्विस लेने, आयो डिवाइस से सर्विस लेने के लिए चला जाएगा फॉर 10 seconds, and for that 10 seconds CPU would remain idle, एंड डेफिनेटली हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि CPU मैक्सिमम बिजी रहे। एट दैट टाइम वी कैन अपलोड द प्रोसेस P2, और प्रोसेस P2 को भी सपोज आयो चाहिए, वो भी निकाल दिया, फिर प्रोसेस P3, और इसी तरह से इस प्रोसेस के अंदर आपकी स्विचिंग चलती रहेगी। दैट इज़ कॉल्ड मल्टी प्रोग्रामिंग बैच सिस्टम। इसके अलावा अगर आप जनरली बात करें कि आपके एक टाइम में एक से ज़्यादा प्रोग्राम आप चला रहे होते हैं, आपने स्प्रेडशीट भी खोली होती है, आपने वर्ड भी खोला होता है, आपने म्यूज़िक भी चलाया हुआ होता है, आप साथ में कैलकुलेटर भी ओपन करके बैठे होते हैं, आप साथ में कोई चैटिंग की ऐप भी खोल के बैठे होते हैं। तो एट ऑल द टाइम आप सबको अकोमोडेट करना है, तो इसके लिए आपके पास मल्टी प्रोग्रामिंग का सिस्टम आता है, जिसमें एक प्रोसेसर और एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स को एक वक्त में एंटरटेन कर रहा होता है। Single user cannot always keep CPU and I/O device busy. Multi-programming organizes jobs, code and data, so CPU always has one to execute. हर वक्त CPU के पास एक execution के लिए होना चाहिए. A subset of total job in system is kept in memory. One job selected and run via job scheduling. जो जॉब scheduling के थ्रू पता चला रहे होते हैं कि कौन सा प्रोसेस चल रहा होता है। इसके अलावा अगर हम सपोज आयोग रिक्वेस्ट नहीं भी है, प्रोसेस P1 चला, प्रोसेसर उस पर चलाए जा रहा है, जैसे वो कंप्लीट हुआ वो एंड हो गया, लेकिन अब आपको एक नया प्रोसेस अगर आप सेकेंडरी स्टोरेज से लेके आ रहे हैं रैम के अंदर, फिर उसको प्रोसेसर को दे रहे हैं, तो डेफिनेटली ये वाला जो डिले है वो नहीं आना चाहिए। एट दैट टाइम फॉर आपके पास प्रोसेस P2 अवेलेबल होगा जिसको आप एग्जीक्यूट कर सकें। जैसे आप नॉर्मली किसी इंटरव्यू के पैनल के सामने या डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वहाँ पे एक जगह पे वेटिंग एरिया होता है, वहाँ से जिस बंदे ने अंदर जाना होता है वो बुला लेते हैं, और एक को बुला के जो उसके बाद रिसेंट होता है उसको दरवाजे पे बैठा लेते हैं, ताकि जो स्विचिंग टाइम है वो कम से कम हो सके। जैसे ही जो अंदर बंदा गया है डॉक्टर के पास या इंटरव्यू पैनल के पास, जैसे वो फ्री होता है तो फौरी आपका दूसरा बंदा अंदर चला जाए, बजाय इसके कि वो वेटिंग रूम से उठ के आके उस कमरे में जाए। तो आप इस तरह आप एक छोटा सा क्यू वहाँ पे मेंटेन कर देते हो। तो यही कॉन्सेप्ट है मल्टी प्रोग्रामिंग बैच सिस्टम का, जिसमें आप बैच में आप सारा का सारा प्रोग्राम रख देते हो। व्हेन जॉब हैज़ टू वेट फॉर आयो फॉर एग्जांपल ओएस स्विचेस टू अनदर जॉब, ये जो हमने पहले बात की है इसी कॉन्टेक्स्ट में, बैच सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में। मल्टीटास्किंग या टाइम शेयरिंग सिस्टम क्या चीज़ है? लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ द बैच सिस्टम। जैसे मैंने पहले बात की कि ये भी आपका प्रोग्राम मल्टी प्रोग्रामिंग है, लेकिन उसकी स्पेशलाइज्ड फॉर्म है, जिसमें इंटेंशली आपका प्रोसेसर एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स को एक वक्त में चला रहा होता है। यानी कि मैं यूँ कहूँ कि आपका रिस्पॉन्स टाइम कम करने के लिए, रिस्पॉन्स टाइम जैसे सपोज आप एक वक्त में कैलकुलेटर अपने उस पर खोल लेते हैं कंप्यूटर के ऊपर, साथ ही आपने स्प्रेडशीट खोल ली, साथ ही आपने वर्ड खोल लिया, साथ आपने एक गाना भी चलाया हुआ है, साथ आप एक चैटिंग की ऐप भी खोल के बैठे हुए हैं, तो आप जिस एप्लीकेशन को चला रहे हैं आप उसमें रिस्पॉन्स टाइम मिनिमम चाहते हैं। ठीक है जी, रिस्पॉन्स टाइम आप चाहते हैं कि जैसे मैं उस एप्लीकेशन को चलाऊँ वो चल जाए। प्रोसेसर इन सारी एप्लीकेशन को एक टाइम में किस तरह से देख रहा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से मैनेज करता है, दैट इज़ द मल्टीटास्किंग या टाइम शेयरिंग सिस्टम। अब अगर हम सपोज ये आपके पास एक रैम है, इसमें चार प्रोग्राम पड़े हुए हैं, P1 और P2 और P3 और P4। अब होगा क्या कि टाइम शेयरिंग सिस्टम में आप स्केड्यूल करते हो कि
अब सपोज P1 is your calculator, P2 is your word sheet, and P3 is your spreadsheet, P4 is some sound system या कोई और आपका मीडिया चल रहा है। तो एक वक्त में इन सारों को आपने अकोमोडेट करना है। अगर इसमें प्रोसेसर कहीं पे रिक्वायर्ड होता है, तो टाइम शेयरिंग सिस्टम में यही है कि आपके पास जितने आपने लोड कर लिए हुए रैम के अंदर प्रोसेसर, उन सारों को कुछ टाइम स्लाइस दे दें कि सपोज जी 4 सेकंड्स के लिए P1 चलेगा, 4 सेकंड्स के लिए फिर P2 की आइदर P1 कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, फिर 4 सेकंड के लिए P2 को चलाया जाए, फिर 4 सेकंड के लिए P3 को चलाया जाए, फिर P4 को, तो दोबारा फिर P1 की बारी आ जाए। एक टेक्निक ये हो सकती है। या फिर इनमें से देखा जाए कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है, उसको ये हम पढ़ेंगे आगे स्केजुलिंग के एल्गोरिदम। तो इनको आप स्केजुलिंग करके, कोई भी स्केजुलर यूज़ करके एक से ज़्यादा प्रोसेसेस को एक वक्त में चला सकते हैं। लेकिन होगा क्या कि जैसे ही आपने P1 P2 P3 P4 4 किस्म के प्रोग्राम या एप्लीकेशंस को चला लिया, आपका रिस्पांस टाइम कम होगा, क्योंकि कुछ टाइम देने के बाद P1 को प्रोसेसर P2 को टाइम देगा, फिर P2 को कुछ टाइम देने के बाद P3 को देगा, फिर P4 को देगा। और इससे डेफिनेटली आपको फील होगा कि मेरी सारी की सारी एप्लीकेशंस को प्रॉपरली रिस्पॉन्ड कर रही हैं, कि कोई भी आपकी एप्लीकेशन हैंग नहीं हुई या उसने आपको होल्ड पे नहीं डाला हुआ। तो मल्टीटास्किंग, लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ द batch system, the CPU switches jobs so frequently that user can interact with each job while it is running. Processor within the milliseconds are the milliseconds के अंदर वो सपोज इन चारों प्रोसेस के दरमियान स्विचिंग कर रहा है, कभी किसी को चलाता है, कभी किसी को, कभी किसी को। तो आपको ऐसे ही फील होगा कि पैरेलल में मेरी सारी की सारी एप्लीकेशंस चल रही हैं। ठीक है जी। तो वहाँ पे आपको रिस्पॉन्स टाइम कम पड़ता है। क्रिएटिंग इंटरैक्टिव कंप्यूटिंग, तो आपको एक इंटरेक्टिव सेशन नज़र आता है। सपोज आपने एक एप्लीकेशन चलाई, अब दूसरी को खोलते हैं, वो कहते हैं अभी पहले आगे से रिस्पॉन्स आया, अभी पहली चल रही, तुम होल्ड करो। तो आपको फील होगा कि ये वाली एप्लीकेशन तो चल ही नहीं रही। Response time should be less than 1 second. Each user has at least one program executing in the memory process. तो सपोज एक से ज़्यादा यूज़र हैं या एक से ज़्यादा एप्लीकेशन आप कह लें, तो एप्लीकेशन का कुछ ना कुछ पार्ट आपका रैम के अंदर होगा और वो एग्जीक्यूट हो रहा होगा। इफ़ सेवरल जॉब्स रेडी टू रन एट द सेम टाइम CPU से स्केजुलिंग, अगर एक से ज़्यादा इस टाइम पे रेडी हैं तो स्केजुलिंग होगी। अब स्केजुलिंग के क्राइटेरिया मैंने आपको बताए, वो प्रायोरिटी की बेस पे हो सकता है, या जो सबसे छोटा हो उसको पहले चला लो। ये हम एल्गोरिदम्स आगे पढ़ेंगे स्केलिंग के। इफ प्रोसेस डोंट फिट इन द मेमोरी, स्वैपिंग मूव्स देम इन एंड आउट टू रन। अब सपोज हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आपका एक और प्रोसेस बाहर लोड हो रहा है P5। अब P5 का जो साइज़ है, यहाँ पे जो अवेलेबल साइज़ है उससे ज़्यादा है, तो आप P5 पूरा उसके ऊपर अपलोड नहीं करते। या इनमें से एक स्वैपिंग ये भी हो सकती है कि इनमें से ऐसा प्रोसेस जो आप समझते हैं कि अनकरीब नहीं इसको ज़रूरत प्रोसेसर की, या वो वेटिंग पे पड़ा हुआ है किसी वजह से, तो आप उस सपोज P3 का आप समझते हैं कि नेक्स्ट इसको प्रोसेसर की ज़रूरत नहीं है, तो आप क्या करते हो कि P3 को यहाँ से निकाल देते हो और P5 को आप इसके अंदर ले आते हो, P5 को रैम के अंदर ले आते हो। हमने कहा कि हमने P3 को स्वैप आउट कर दिया और P5 को स्वैप इन कर दिया, क्योंकि रैम के अंदर जगह नहीं थी। इसके अलावा और भी बहुत से वजूहात होंगी, वो नेक्स्ट जब हम मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ रहे होंगे, स्वैपिंग पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ पे देखेंगे। वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट हम सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे इसकी कॉन्सेप्ट देखेंगे, डिटेल पढ़ेंगे 11th चैप्टर या 12th चैप्टर में गालिबन। तो अभी virtual memory allows execution of process not completely in the memory. Suppose आपके पास यही केस है, आपके पास अब रैम बची है सपोज 10 मेगाबाइट्स, 10 MB रैम बची है। आपके पास एक और प्रोसेस आ जाता है P6 जो कि खुद 100 MB का है। ठीक है जी। अब 100 MB का जो P6 है वो पूरे का पूरा इस रैम में अपलोड नहीं हो सकता, और यहाँ से कोई प्रोसेस या कोई रैम का पोर्शन खाली भी नहीं किया जा सकता। तो तब आप क्या करते हो कि प्रोग्राम P6 की 10 MB की इंस्ट्रक्शन, एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ, 10 MB डाटा आप इसके अंदर रैम में लोड कर लेते हो। बाकी आपका
सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पे पड़ा रहता है, आप उसका उतना पोर्शन इसमें अपलोड कर लेते हो जितनी उसके अंदर जगह होती है, बाकी का पोर्शन आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंदर पड़ा रहता है। तो हम कहते हैं कि P6 भी ऐसा लग रहा है कि 100 MB आपने चला लिया हुआ, क्योंकि उसका सिर्फ 10 MB पोर्शन हमने रैम पे लोड कर लिया। तो वर्चुअली हमने क्या किया कि रैम का साइज़ इंक्रीज़ कर लिया। अब आप यूँ समझेंगे कि ये रैम प्लस सेकेंडरी स्टोरेज का वो हिस्सा जिसमें रिमेनिंग पार्ट ऑफ द P6 पड़ा हुआ है, वो भी आपको रैम की तरह फील हो रहा होगा, सिस्टम उसको रैम की तरह लेगा और वर्चुअली आप रैम का साइज़ इन्हांस कर रहे हो। इसको हम कहते हैं कि वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट है ये। डुअल मोड ऑपरेशंस, नॉर्मली जब ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एक से ज़्यादा प्रोग्राम चल रहे होते हैं, तो कोई एक ऐसी इंस्ट्रक्शन चला सकता है जिसमें वो किसी दूसरे प्रोग्राम को या दूसरे प्रोसेस को इफेक्ट कर दे, या इवन ऑपरेटिंग सिस्टम की किसी इंस्ट्रक्शन को या ऑपरेटिंग सिस्टम के किसी पार्ट को इफेक्ट कर दे। तो इससे बचने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि डुअल मोड ऑपरेशन परफॉर्म करता है। कि कब इसके में दो मोड्स में आपके पास एक यूज़र मोड है और एक कर्नल मोड है। यूज़र मोड वो वाला मोड है जिसमें सपोज आपकी एक एप्लीकेशन चलाई, वो वाला काम कर रहा है जिसमें उसको ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विस नहीं चाहिए, और यूज़र की जो रिक्वेस्ट है उसको वो अकोमोडेट कर रहा है या उसमें जो भी आगे सर्विसेज चला रहा है। जब उसको ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई सर्विस चाहिए होगी तो वो कर्नल मोड में होगा, जब वो यूज़र की कोई सर्विस चला रहा है तो वो यूज़र मोड में होगा। तो जो हार्ड ड्राइव है जब किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने लगती है तो वो ये चेक करती है कि कोई प्रोसेस अभी यूज़र मोड में है या कर्नल मोड में है। अगर कर्नल मोड में है सपोज, तो क्या इसको अलाउ है कि ये इंस्ट्रक्शन कर्नल मोड में चला ले, या क्या इसको अलाउ है कि यूज़र मोड में रहते हुए ये इंस्ट्रक्शन चला ले। तो वहाँ पे वो वाली इंस्ट्रक्शन वो आपकी हार्ड ड्राइव नहीं चलाती और वो यूज़र डुअल मोड ऑपरेशन से ये एक सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। इसके लिए आपको मोड बिट प्रोवाइड करती है हार्डवेयर, provided by hardware, provides ability to distinguish when system is running user code और कर्नल कोड। मोड बिट की वैल्यू 0 है तो आप कहते हो कि ये यूज़र मोड में है, मोड बिट की वैल्यू 1 है तो आप कहते हो कि ये कर्नल मोड में है। जी, तो नेक्स्ट है हाउ do we guarantee that a user does not explicitly set the mode bit to the kernel। जैसे मैंने पहले बात की कि अगर मोड बिट की वैल्यू 0 है तो प्रोसेस आपका यूज़र मोड में चल रहा है, अगर मोड बिट की वैल्यू 1 है तो इंस्ट्रक्शन कर्नल मोड में चल रही हैं। अब सपोज अगर मोड बिट 0 है तो एट दैट टाइम यूज़र उसको यूज़र का जो प्रोग्राम है कर्नल मोड वाली इंस्ट्रक्शन नहीं चला सकता क्योंकि मोड बिट 0 है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है कि मोड बिट को चेंज कौन करता है, स्विच कौन करता है। वो डेफिनेटली कर्नल लेवल की कोई इंस्ट्रक्शन चेंज कर रही होगी। तो यहाँ से एश्योर होगा कि कर्नल लेवल की इंस्ट्रक्शन ही मोड बिट को चेंज कर सकती है, यूज़र लेवल की इंस्ट्रक्शन मोड बिट को चेंज नहीं कर सकती। सिस्टम कॉल चेंजेस बोर्ड टू द कर्नल, रिटर्न फ्रॉम कॉल, रीसेट इट टू द यूज़र। जब भी आप कर्नल में जा रहे होते हैं तो सिस्टम कॉल क्या करती है, मोड बिट को कर्नल पे कर देती है, 1 कर देती है। जब वहाँ से आ रहे होते हैं यूज़र की तरफ आ रहे होते हैं तो मोड बिट को 0 कर देती है। तो लिहाजा यूज़र मोड के अंदर आप बिट को चेंज नहीं कर सकते। Some instruction designated as privileged only executable in the kernel mode। कुछ इंस्ट्रक्शन आपकी privileged instructions होती हैं, यानी कि वो सिर्फ कर्नल मोड में चल सकती हैं, वो यूज़र मोड में नहीं चल सकती। जैसे कि ऊपर मैंने बात की कि वो वाली इंस्ट्रक्शन जो बिट को चेंज करती है तो वो कर्नल मोड में चल सकेगी। अब ये जो प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस हैं इन पे प्री डिफाइंड है कि ये सिर्फ कर्नल मोड में चलेंगी। जैसे सपोज कोई स्केलिंग की है या अपना किसी प्रोसेस की प्रायोरिटी सेटिंग की है या व्हाटएवर। तो अब ये कर्नल की जो कर्नल लेवल की इंस्ट्रक्शन है, सपोज हार्डवेयर के पास एक इंस्ट्रक्शन जाती है, वो क्या चेक करता है, इसका मोड बिट चेक करता है। अगर मोड बिट उसका 0 है और आपका प्रोसेस प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शन चलाना चाह रहा है तो डेफिनेटली इसको नहीं चलाएगा, वो एरर जनरेट करेगा कि कोई यूज़र लेवल का
प्रोग्राम इसको इस प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शन को चलाना चाह रहा है उसको अलाउ नहीं है। ये सिर्फ कर्नल लेवल का कोई प्रोग्राम चला सकता है। कर्नल लेवल को से मुराद कोई ऑपरेटिंग सिस्टम की रूटीन ही इस इंस्ट्रक्शन को चला सकती है। तो इस तरह से डुअल मोड ऑपरेशन में हम किसी भी प्रोसेस को पहले एक यूज़र मोड में चलाते हैं, जब कर्नल की ज़रूरत होती है तो उसको कर्नल मोड में चलाते हैं। अगली स्लाइड के अंदर इसको डायग्राम के अंदर थोड़ा सा प्रेजेंट किया गया है। यूज़र मोड में यहाँ पे वो जो मैं पहले बता रहा था मोड बिट 0 और 1 उलट है। आप इसको यूज़र लेवल में 0 भी कह सकते हैं, कर्नल लेवल में 1, उस तरह से भी किया जा सकता है। सिर्फ इंडिकेशन रखनी है। इस डायग्राम के अंदर यूज़र मोड बिट में यूज़र मोड बिट जो है वो 1 होगी तो यूज़र मोड होगा। अब यूज़र प्रोसेस है, यूज़र प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है, उसको कर्नल की कोई सर्विस की ज़रूरत पड़ी। कॉल सिस्टम कॉल, ठीक है, उसने एक सिस्टम कॉल जनरेट की, इनिशिएट की कॉल सिस्टम कॉल्स। अच्छा जी, यहाँ पे ट्रैप जनरेट हुआ या हमने एक्सेप्शन कहा या इवेंट कह लें या इंटरप्ट कह लें, और साथ ही जैसे ही आपकी कर्नल मोड में वो ट्रैप गई और मोड बिट उसने ज़ीरो कर दी। अब मोड बिट ज़ीरो होने से मुराद कि अब ये जो एग्जीक्यूशन चल रही है, एग्जीक्यूशन ऑफ द सिस्टम कॉल, ये कर्नल मोड के अंदर है, ये यूज़र मोड में नहीं है। जैसे ही वो सिस्टम कॉल एंटरटेन होने के बाद, उसको रिस्पॉन्ड पूरा होने के बाद दोबारा यूज़र में मोड में जाएगी, तो पहले वो मोड बिट को 1 करेगा। फिर अब मोड बिट इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए 1 हो चुकी है। अगर ये किसी प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शन को चलाना चाहेगा तो मोड बिट को हार्डवेयर चेक करेगा और वो उसको पता चल जाएगा कि ये आपकी यूज़र मोड से आई है, लिहाजा इस इंस्ट्रक्शन को नहीं चलाना। थैंक यू जी।